आज का हमारा मुद्दा है 24 के महासमर में परिवार है तो भरोसा है। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने 68वें दिन में तीसरी बार उम्मीदवार बदल दिया। हालांकि टिकट मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य को ही दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में टिकट बदलने की सहमति दे दी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब वहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के बजाय उनके पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। आदित्य सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। यह बता दें कि सपा की पहली सूची 30 जनवरी को जारी हुई थी। इसमें मैनपुरी से डिंपल यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम शामिल था, लेकिन 22 फरवरी को जारी दूसरी सूची में धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। टिकट तय होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने बेटे आदित्य के साथ बदायूं आकर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, लेकिन उनका यह चुनावी अभियान बेटे के पक्ष में माहौल बनाने का उपक्रम मात्र था। बता दें कि शिवपाल दिल्ली की राजनीति में ज्यादा इच्छुक नहीं है। शिवपाल अपने बेटे को भी राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर बदायूं में प्रत्याशी बदल दिया गया है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी बदायूं से आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की पुष्टि की है। खैर, अभी वो लिखा पढ़ी वाली चिट्ठी नहीं आई है। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बिसौली क्षेत्र के अहमदगंज में आयोजित चुनावी सभा में अपनी जगह आदित्य यादव को चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि मुख्यालय से आदित्य यादव के नाम पर मुहर लगना बाकी है, लेकिन आदित्य यादव प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बिलसी क्षेत्र के सिरसौल सीताराम पट्टी में सोमवार को आयोजित चुनावी सभा में शिवपाल सिंह यादव व आदित्य यादव की मौजूदगी में पूर्व विधायक आर के शर्मा ने कहा कि अब जनता की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाने का काम युवा नेता आदित्य यादव करेंगे। जब सबसे पहले 2 अप्रैल को शिवपाल सिंह यादव से आदित्य यादव के नाम पर चर्चा हो रही ऐसी बात कही जा रही थी, तब उन्होंने क्या कहा था, एक बार सुन लेते हैं। यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, बताइए सर। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। तो भाई, ये शिवपाल सिंह यादव की 2 अप्रैल की बाइट है और आज उन्होंने एक सभा में क्या कहा, ये सुन लेते हैं। ये बड़ा रोचक था जो आज उन्होंने कहा। बदायूं की जनता ने जहाँ से प्रस्ताव भेजा था कि आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया, क्या आपकी राष्ट्रीय कार्यसमिति की जो है मोहर लग पाई है? ये पहले तो यहाँ की बात कर लो। पत्रकारों ने पूछा कि चाचा, आदित्य यादव का नाम आपने भेजा था, सहमति नहीं बन पा रही है क्या? तो उन्होंने कहा, आज जिस मुद्दे पे हैं, अंबेडकर महासभा के जाटव जी हैं, उनके उसमें लोकसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम था, तो उनका आज यही की बात कर लेते हैं। बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जिनके नाम की बहुत चर्चा है और जिनका ये लग रहा है कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे, युवा नेता बनेंगे, सांसद बनेंगे, आदित्य यादव नेता तो खैर हैं, वो सांसद बनने की देरी है। उन्होंने क्या कहा था अपने चुनाव लड़ने पर, ये सुन लेते हैं। वोट की अपील की जा रही है और उसके साथ साथ अभी पिछले 3 से 4 दिनों हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के अंदर जब जनता से बात हुई तो ये जनता से मांग उठी है कि हमारे नाम की मांग उठी, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पारित अभी नहीं होके गया है, लिखित में कोई इसकी बात नहीं हुई है और ये सिर्फ चर्चाएं हैं। आगे पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी ने निर्णय वैसे भी अभी करा हुआ है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी चुनाव में होगा हम लोग उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको चुनाव पार्टी लड़ाएगी उससे हम लड़ाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कोई प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ, चर्चाएं हैं सिर्फ। इन चर्चाओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शाक्य जी, उन्होंने बहुत ही चुटकीले अंदाज में क्या कहा, ये सुन लीजिए। पहले वो अपना परिवार का मसला निपटा लें कि भतीजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है और वो भतीजे पर कितना विश्वास कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले वो आ गए, 15 दिन यहाँ घूम लिए, घूमने के बाद अचानक जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार से खुद को बचाने के लिए अब अपने बेटे को आगे किया है।
तो सुना आपने, उन्होंने कहा अपने परिवार का ही सब कुछ देख लें पहले, तो उन्हीं के मसले खत्म हो जाए, चाचा पर भतीजा कितना भरोसा कर रहा है ये भी देख लें। बड़ा सवाल है कि लगातार अखिलेश यादव इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है। और अगर गठबंधन से पहले की स्थिति कुछ और थी, गठबंधन के बाद की स्थिति कुछ और है। इस समय मुझे लगता है 12 अप्रैल से ये प्रचार शुरू करने वाले हैं अखिलेश यादव, आगरा से ही प्रचार शुरू करेंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी भी दिख सकती हैं। जब और दलों की अगर बात की जाए, जो मुख्य विपक्ष दल है हमारा भारतीय जनता पार्टी, वो 1-1, 2-2 राउंड रैली कर चुका होगा, तब इंडिया गठबंधन की ऐलान होंगे। और अभी तक सीट शेयरिंग पर बात होने में देरी हो रही थी, अब तो प्रत्याशी उतारने में भी देरी हो रही है और बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में एक संशय रहता है, यार किसको लड़ाना है। होर्डिंग बैनर वाले बड़े चार बहुत परेशान होते हैं। बताइए, जिन्होंने शिवपाल की होर्डिंग बैनर बनवाए होंगे, आदित्य को कहीं छोटा दिखाया होगा, उनकी प्रत्याशी बनने की करानी होगी। यही हुआ कई लोगों के साथ, ऐसे बहुत जगह हो चुका है। हमारे साथ आजम खान सपा प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं। जफर नकवी बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आजम खान साहब के पास ही चलूँगा। आजम जी, दिक्कत होती है बहुत कि जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि भाई अखिलेश जी फिर प्रत्याशी बदलेंगे, एक किसी व्यक्ति को हमने अपना सिंबल दे के भेजा है, रात में उसका टिकट कट गया। शिवपाल जी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन उससे पहले जो धर्मेंद्र यादव के साथ हुआ, उन्हें आजमगढ़ भेजा गया। फिर अब यहाँ पर शिवपाल जी भी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हो, ये पहले दिन से था। अब आदित्य यादव के नाम पर बात कही जा रही है, लेकिन अब चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उसके बाद भी यही होता रहेगा। जब तक नामांकन ना हो जाए तब तक ना माने क्या हम लोग। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से शिवपाल यादव जी लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में बने हुए हैं। उन्होंने कहा चाहे मैं लड़ूं चाहे आदित्य लड़े, चुनाव तो समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी ना। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में काम कर रही है और वोट सिंबल पे पड़ना है, ना कि आदित्य यादव शिवपाल यादव के नाम पे पड़ना है। ठीक है, साइकिल सिंबल ही हमारा वो है, प्रत्याशी है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी कार्यकर्ता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना किसी तरह का कोई संशय है। समाजवादी पार्टी बदायूं में एक मजबूत स्थिति में है और आने वाला चुनाव भाजपा के प्रत्याशी को खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे उन्हें, जब उनकी हार होगी तो। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई चलिए समाजवादी पार्टी ही सिंबल है और वही है। अरे कई जगह ऐसा होता है कि शिवपाल यादव अगर खड़े हैं जसवंत नगर में, शिवपाल यादव ही सिंबल है और शिवपाल यादव ही प्रत्याशी हैं। कहीं ऐसा होता है। अब आप अगर कह दीजिए, उनकी गृह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बदायूं के लिए चुनाव लड़ते रहे। हाँ, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वहाँ तो सिंबल का महत्व कम हो जाता है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि सिंबल है, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ एक दिक्कत होती है। अब वो शिवपाल यादव के लिए वोट मांगे कि शिवपाल चाचा हैं, वहां पर लोगों को बताना पड़ता है, प्रत्याशियों को। तो सबको बताया जा चुका है कि समाजवादी पार्टी के पास सीट है, समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव लड़ रही है और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी उसके चेहरे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्याशी चाहे माननीय शिवपाल यादव हो या आदित्य यादव हो, जो भी होगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ भाजपा के अपने आप को खुश हो ले थोड़ी देर के लिए कि इनके बीच में प्रत्याशी का चयन नहीं हो रहा है और हमारे लिए अच्छा है। तो अगर उनके लिए इस बात से खुशी होती है तो वो खुश हो ले, हमें कोई एतराज नहीं इस बात से। अरे तो भाजपा का नेता केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी कह रहे हैं कि आप टिकट बदलिए, तो शिवपाल चाचा ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता कह रहे हैं वहां के। नहीं तो ठीक है, अगर युवा नेतृत्व ये खुश क्या होंगे? चाहत है, कार्यकर्ताओं में युवा नेतृत्व की चाहत होगी तो युवा नेतृत्व मिलेगा, और नहीं तो प्रत्याशी शिवपाल यादव जी अधिकृत प्रत्याशी आज की डेट में है। और मैंने बार बार कहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ही प्रत्याशी है, उसको किसी और रूप में देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी चलिए जफर भाई, पहले तो स्वागत है आपका। हंस रहे हैं, इसी हंसी के चक्कर में वो कह रहे हैं आजम भाई कि आप खुश हो रहे हैं, बस आप खुश होते रहिए, लेकिन एक मजबूत स्थिति में बदायूं है और साइकिल ही प्रत्याशी है और साइकिल ही को वोट मिल रहा है सिर्फ।
आप लोग बदायूं में बड़ी हार की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा, बड़ा हास्यास्पद है विशाल जी कि पहले अभय राम यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई के बेटे प्रत्याशी होते हैं, फिर चाचा शिवपाल जी आते हैं, अब अचानक से आदित्य जी की बात होने लगती है। लेकिन हमें ताज्जुब होता, आजम खान साहब का वहां पर वोट है 3.5 लाख, इनको प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। वो 4 लाख यादव वोट में से भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाते परिवार के ही युवा को, वो जो चिर युवा 36 साल के हैं। 25 साल एमपी की एज लिमिट होती, कोई 25 साल का लाते छमिया टाइप का लड़का, हम भी सुनते हैं देखते हैं उसको। बस आदित्य यादव में ऐसे करना चाहूंगा, 1 सेकंड का। आजम खान साहब भाजपा नहीं, तो कम से कम आजम एक सेकंड बात, एक सेकंड की बात है। अरे 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 जफर भाई दे दिए, मैं भाजपा कम से कम मुस्लिम वोट की बात ना करे तो बहुत अच्छा होगा। पूरे 543 में एक सीट अभी दिया है आपने, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको ये बात करने का अधिकार है कि 3.5 लाख मुस्लिम वोट वहाँ है। जब आप मुसलमानों को टिकट दे लीजिएगा तब आप जरूर कहिएगा, मैं आपकी बात मानने को तैयार होऊंगा। मैं बोलूं 3.5 लाख क्या खाली दरी बिछाएंगे, क्या खाली झंडा उठाएंगे? 3.5 लाख आप क्या करवा रहे हो यार? पहले ये देखो माननीय, हम अपने अल्पसंख्यकों को सुदृढ़ कर रहे हैं। अब हम दरी और चादर नहीं बिछा रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं आजम भाई बोले एक एक करके। आजम भाई रोकूंगा आपको, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सीधे रुक करते हैं जफर नकवी जी को, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे जफर भाई के पास। जफर भाई आप ब्रेक से पहले एक बात कर रहे थे कि 3.5 लाख या 4 लाख कोई आंकड़ा आपने बताया कि वो कार्यकर्ता क्या करेगा। उसे मेरा आपसे सवाल है कि कल ही मैंने एक जो भाजपा के प्रवक्ता आए थे उनसे भी ये सवाल पूछा था। आप कह रहे हो कि कार्यकर्ता क्या करेगा। जब एमएलसी बनाने की बारी आई तो एक दिल्ली से आए आईएएस को आपने एमएलसी बनाया, एक टिकट देने की बारी आई तो एक और अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे उन्हें लखनऊ से टिकट दे दिया गया, और तमाम आईपीएस आईएएसओ को आप ज्वाइन करा के राज्यसभा एमएलसी भेजने की तैयारी में हो। लोग वीआरएस ले लेके, एक कमिश्नर थे जिले के, उन्होंने वीआरएस लिया रिटायरमेंट से 1 महीने पहले, 6 महीने पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया और वो जाके आज राजमंत्री बन गए। तब कार्यकर्ता कहा गया था, ये वही कार्यकर्ता है। मैं बहुत बड़े जिलों की बात नहीं करूंगा, 1-2 जिले तो मेरी ऐसी नजर में है जहां पर पैराशूट प्रत्याशी उतार दिए जाते हैं, जिन्हें मंडल अध्यक्ष से पूछना पड़ता है कि आप जिला अध्यक्ष तो नहीं है। ये मेरे सामने की घटना है। अच्छा आप जिला अध्यक्ष, उनका नहीं मैं मंडल अध्यक्ष हूं। कौन से मंडल के अध्यक्ष है उन्हें ये तक नहीं पता है, और वो लड़ रहे लोकसभा का चुनाव और भाजपा की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अच्छी चीज है कि भाई जब बहुत मैं बताता हूं। हाँ आप बता दीजिए। जहां से स्टार्ट अभी हमने किया था, हम जिस बदायूं की लोकसभा सीट से स्टार्ट करे थे, पहले वो समापन कर देता। हाँ, उसके बाद हमें बोलने ना दिया। बिल्कुल। तो मैं आजम भाई ये बताना चाहता हूं कि जब 3 विधानसभा सीटें इन्हीं मुसलमानों ने बेचारों ने दरी और चादर बिछा के, झंडा उठा के, डंडा खा के जब इनको दिया, तो कोई युवा 25 साल का उसमें से लाते तो कम से कम उनका हौसला तो बढ़ता कि हम सिर्फ चटाई नहीं बिछाएंगे। तो मसला यहाँ पर यह है कि आपको अगर यादव वोट, जहां पे 4 लाख यादव वोट है, उसमें से भी आपको कोई ऐसा युवा नहीं मिलता, क्योंकि आपकी पार्टी का जो मिशन, जो पीडीए वाला जो फॉर्मूला है ना, उसमें पीडीए में पीडीए नहीं है, पहले परिवार है। दलित में दलित नहीं है, वो डाउनवर्ड्स लोग हैं जिनको आपको अपने तरह यूज करना है, और अल्पसंख्यक आदिवासी तो वैसे भी आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि आप जिस बदायूं लोकसभा में एक अपना प्रत्याशी भी परिवार से हट के नहीं उठा पाते, उसके लिए भी परिवार से ही अंदर सब एक दूसरे को सहमति देते हैं कि चाचा नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं तो चाचा, कोई ना बचे तो उसकी बीवी, उसकी वो ना बचे तो उसके होने वाले बच्चे। तो यहाँ पे स्थितियां आपने ये बना रखी समाजवादी पार्टी की। अब बात जो विशाल भाई ने उठाई भाजपा की, यकीनन अभी अल्पसंख्यक बॉडी को जिस तरह से हमको निर्माणाधीन जो हमारा संगठन चल रहा है, उसमें अभी हमें उस तरह के नेतृत्व के लोग नहीं मिले। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम चैनल पे लगातार इस चीज को बोलते हैं कि अभी हमारे अल्पसंख्यक के उस तरह के कार्यकर्ता, उतनी कर्मठ, उतने जमीनी स्तर पे लोग अभी अट्रैक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं समाज के बीच। और यकीनन आज टिकट उन्हीं को दिया जाता है जिनमें जीतने की क्षमता होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसी को देती जो परिवार का सदस्य होता है, या बहू होती है, या भतीजा होता है, या चाचा होते हैं। यहीं पे मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हो कार्यकर्ता की बात फिर आ रही है, तब कार्यकर्ता कहां जाता है जब सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह
को टिकट होती है, जब कन्नौज की तिरवा सीट से अगर आप असीम अरुण को टिकट देते हैं, जब आप एमएलसी बनाते हैं AK शर्मा को, तब ये सब कार्यकर्ता कहा जाता है। आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कितनी पूछ है, बस वो क्या करेगा कि आपके लिए नारे लगाता रहे, आपकी होर्डिंग लगवाता रहे नेताओं की। लेवल पे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जहां कौन से एक्सपीरियंस है भाई साहब राजनीति में? हम आप ऊपर से लेकर नीचे तक IAS IPS को टिकट आपकी पार्टी देती है, ये बेचारे तो अपने घर परिवार में ही दे रहे हैं। और अभी बिहार में क्या हुआ, बिहार में भी तो कई JDU और भाजपा के प्रत्याशी बने हैं उन्हीं एक ही परिवार के, तो इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन ये जो हमारा जो है झंडा लेके टहल रहे थे मुसलमानों के हितैषी, हम तो उनसे पूछ रहे हैं ना। वो तो नहीं कहते ना कि हम तुम्हारे मुस्लिम हितैषी हैं और तुम्हारे, ये मान लिया आपने कि आप जिस पार्टी में वो ये बात कह रही है, ये आप ये मान रहे हैं ना, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये बात, उनको कोई पूछने वाला नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आपने गौर किया आपने क्या कहा है? जी बताएं। आपने क्या कहा कि वो नहीं कह रहे, मतलब जो बिहार में लड़ रहे हैं चुनाव इंडिया गठबंधन के, वो ये नहीं कह रहे कि मुसलमान हितैषी है। मुस्लिम हितैषी नहीं, हमारे क्या मुस्लिम नेतृत्व को आगे फ्रंट लाइन में ला रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक की उपाधियों में मुस्लिम जो हमारे जो नेतृत्व है उसको हम बूस्टअप कर रहे हैं। हम मुस्लिम्स को ये अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा क्या किया, इन्होंने मुसलमानों को बताया भाजपा तुम्हारा नुकसान कर देगी, RSS की विचारधारा तुम्हारा नुकसान कर देगी। लेकिन 2014 के बाद 2024 तक के इस समय काल में देश के मुसलमानों में अपना जो हमने जिस नीति नियत पे काम कर रहे थे उसके नेतृत्व को दिखाने के लिए हम मेन स्ट्रीम से भी लोगों को लाके स्टेबल कर रहे हैं, और साथ ही साथ MLC और तमाम ऐसे आयोगों में लोगों को पहुंचा रहे, ताकि लोगों में बीजेपी की जिस नेतृत्व की क्षमता, जिसमें बीजेपी से हमेशा ये कहा गया कि बीजेपी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, आज उनमें हम अपनी कंट्रोलिंग बॉडी को स्टैब्लिश करके वहां पर इस तरह से उनको ये मानक तय करके बता रहे कि हम मेन बॉडी तक में भी स्टैब्लिशमेंट दे रहे हैं कि आप हमारे साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति को अपने में समागम करें, और साथ ही साथ हमारे साथ आए, हमारे में समायोजित हो, और तमाम भाजपा की नीति से जिस प्रकार से देश लाभान्वित हो रहा है उन्हीं नीतियों के साथ आगे आप हमारे साथ समागम करें। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी है। प्रमोद जी, अगर बात की जाए तो लगातार टिकट बदलने का सिलसिला जारी है और घूम फिर के बात आ जाती है अपने ही परिवार पर। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, इन्हीं पर घूम रही है चरखी पूरी। और बदायूं सीट में तो 68 दिन में 3 प्रत्याशी बदल दिए। ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए मेरठ का। मेरठ में 25 ही दिन में 4 बार प्रत्याशी बदले थे। ठीक कह रहे हैं, ये एक इंडिया गठबंधन के साथ। प्रमोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई, अब आवाज। हाँ, देखिए, इंडिया गठबंधन या और भी गठबंधन के साथी हों, उनके साथ एक बात तो कही जा सकती है कि निश्चित रूप से वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। वो खाली आप बदायूं को क्यों ले लीजिए, आप और भी सीटें हैं, बहुत सी सीटें हैं कि जहां पर करीब 8 सीटों पर लगभग प्रत्याशी पहले चरण में ही उन्होंने बदले हैं कि आज ये है, कल वहाँ है, पहले ST हसन को दिया, फिर रुचवीरा को दिया, ऐसे ही मेरठ में आप आ जाइए। तो वो सब जगह प्रत्याशियों को बदलने का सिलसिला, ये एक समाजवादी पार्टी की तरफ एक कमजोर पक्ष निश्चित रूप से रहा है। वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कह लीजिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद वो इस प्रतीक्षा में थे कि भारतीय जनता पार्टी किसे खड़ा करती है, क्या कॉम्बिनेशन बैठते हैं। अब पूरी मूल्यों वाली आधारित बात तो नहीं, और कार्यकर्ता आधारित किसी भी दल में कोई बात तो रह नहीं गई है। सभी दल जो है, अब आप अगर समाजवादी पार्टी में ले लीजिए तो उन पर आप ये बात कह सकते हैं कि वो अपने परिवार के सारे लोगों को ही वहां ले आते हैं, ये आरोप लगते रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी विडंबना ये है कि जितने भी वहां से जो यहाँ दरी उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, वहाँ जो दूसरे दलों से आ रहे हैं उनको महत्व दिया जा रहा है। तो ये चीजें तो एक राजनीति का हिस्सा बन गई हैं। अब परिवारवाद की बात करना वो सभी दलों में है, और किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। लेकिन ईमानदारी की बात तो यही है कि कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सवाल फिर यही उठ जाता है कि अब राजनीति वो नहीं रह गई है कि मतलब कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन मतलब ढंग का व्यक्ति है। अब पहले एक दौर ये था कि पहले अपराधियों की मदद दी जाती थी, फिर अपराधी आने लगे, अपराधियों को टिकट दिया जाने लगा,
फिर परिवारवाद आ गया, फिर उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के टूट के आने लगे, पूरे देश में देख लीजिए उन लोगों को टिकट दिया जाने लगा। तो अब ये राजनीति का एक चक्र है जो चलता रहता है, शायद उसी के क्रम में ये दिया गया है। हाँ, ये बात ठीक है कि बदायूं में चूंकि पहले धर्मेंद्र वहां रहे हैं, उसके बाद जो है निश्चित रूप से बीजेपी ने वो सीट छीन ली थी, संघमित्रा चुनाव जीत गई थी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगा, क्योंकि वो उसकी अपनी सीट थी और इस समय बीजेपी से सीधा मुकाबला है, तो ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि जिससे वो सीट कमजोर हो। वैसे भी अगर आप देखें तो मुरादाबाद और रामपुर में जिस ढंग से आजम खान साहब ने अपनी जिद करी, एसटी हसन को हटा दिया, पड़ोसी जिले से रुचबीरा आ गई, और रामपुर में उन्होंने भी बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो उस ध्यान को रखते हुए एक राजनीतिक समीकरण बिठाने के लिए फिर ये जरूरी था कि वो चूंकि उनके परिवार की ही सीट रही है एक लंबे समय से, तो उसमें वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और जहां तक मुझे लगता है कि जो धर्मेंद्र जी को क्या क्या नाम शिवपाल जी को उतारा गया था, तो पहले शायद ये विचार था कि शायद अब मैं नहीं कह सकता क्या सच है, ये तो हम लोग एक अपना आकलन करते हैं कि शायद अखिलेश जी चुनाव न लड़ें, वो चुनाव लड़ाएंगे। फिर सवाल जब अखिलेश जी के लड़ने की संभावनाएं बनी कि अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, तब फिर मैनेजमेंट यहाँ कौन देखेगा, चुनाव का कमान कौन संभालेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। अखिलेश यादव का भी अभी कुछ नाम फाइनल नहीं हुआ है, कन्नौज से हम बात कर रहे थे। हाँ, नहीं, ठीक कह रहे हैं आप कि अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अब ये चर्चा, पहले तो ये बात आ रही थी राजनीतिक गलियारे में कि शायद अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वहां से शायद वहां भी ये था कि वहां से जो है वो उनके परिवार को उतारने की बात थी, और इसीलिए शिवपाल जी को वहां दिया गया टिकट। लेकिन अब मुझे लगता है कि अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए, और संगठन का शिवपाल जी को अनुभव भी है, कार्यकर्ताओं में उनकी मजबूत पकड़ भी है, अगर वो चुनाव में उलझ जाएंगे तो फिर और अखिलेश जी भी लग जाएंगे तो आ जाएंगे। और तीसरे जो देखा जाए तो आदित्य को राजनीति में लाने के लिए, सक्रिय राजनीति में लाने के लिए एक लंबे समय से प्रयास हो रहे थे, शायद वो भी एक उसमें कारगर साबित हुआ कि आखिर आदित्य को वहां चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। रुक करते जरा आजम भाई, अखिलेश यादव का भी कुछ कंफर्म नहीं है। अखिलेश यादव लगातार कह जरूर रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता है कन्नौज से, लेकिन कन्नौज में भी अभी बात उस तरीके की बन नहीं रही है कि वो चुनाव लड़े। अभी कुछ दिन पहले नवाब सिंह यादव हैं वहां पर प्रतिनिधि रहे जी, उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने भी ये बात बताई कि देखिए आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, और माननीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो होगा, और हम तो फिलहाल तैयारियों में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। तो विशाल जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा की प्रवक्ता की जो कह रहे थे मुस्लिम समाज को लेके जो चिंता जाहिर कर रहे थे, बहुत अफसोस होता है कि भाजपा की पूरी लोकसभा में 303 सीटें हैं, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। राज्यसभा में उनके पास 100 से ज्यादा सीटें हैं, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कि 78 से 80 लोगों का है, उसमें एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए अगर भाजपा जब ये बात कहती है तो थोड़ा अफसोस होता है। कम से कम उसे चाहिए था कि कुछ एक बहुत बड़ी 15% की आबादी है, उसे प्रतिनिधित्व उसे देना चाहिए। अगर वो सत्ता में है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह जी क्या कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी के पिता हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे सांसद हैं, पोते मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। लालजी टंडन जी खुद, उनके बेटे आशुतोष टंडन जी अब उनके पोते पूर्वी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक है। मतलब ये एक बहुत लंबी फहरिस्त, अगर हम गिनाने लगे शायद ये आपका प्रोग्राम उसी में चला जाएगा। तो जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तो ये चूंकि रटा रटाया जुमला पढ़ के आते हैं और कह के चले जाते हैं, अपने ऊपर ये झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनके यहाँ परिवारवाद का क्या स्टेटस है आज के बीच में, और भ्रष्टाचारियों का क्या स्टेटस है। जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने चक्की पीसिंग थे, सब इनके यहाँ आ गए हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। इसलिए
ये दोनों इनका आरोप इस वक्त बेबुनियाद हो गया है। सारी चीजें इन्हीं के पास आजकल इकट्ठा हो गई हैं। एक बात रहा, यकीनन नवाब सिंह यादव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंतिम फैसला होगा। अगर चुनाव अब नजदीक है, हो सकता है 2-4 दिनों में नवरात्रि भी आ गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ना होगा तो वो अपने बारे में जरूर घोषित करेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है। अच्छा, नवरात्रि का इंतजार कर रहे थे क्या अखिलेश यादव? में भी भाई वो जिस मैथड हिंदू अरे हिंदू रमजान में मैथोलॉजी कर के देते, मानने अच्छा वाले मौका हैं। ये भी हिंदू था। मैथोलॉजी में माना जाता है कि नवरात्रि से शुभ दिन की स्टार्ट होती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम बुरी लोग बात भी नहीं। अपना रमजान है तो हम लोग मानते हैं कि भाई हम तो रमजान दोनों में ही अच्छी चीजें मौके होती हैं। अच्छे थे, यहाँ रमजान में कर सकते थे तो ऐसा कुछ था ही ना। अगर हाँ, लड़ना था भाई तो वो रमजान जिस में भी कर मैथोलॉजी सकते के थे। मानने वाले हैं, उन्हें हो सकता है नवरात्रि का इंतजार रहा हो, वो तो अब मानने वाले मैथोलॉजी के ऊपर होता है। ठीक है जी, और बताएं आपका कोई सवाल हो। मेरा सवाल यही है, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अभी तक की जो सूचना हम लोगों के पास है कि वो चुनाव लड़ेंगे और संभावित सीट उनकी कन्नौज है, लेकिन हम प्रवक्ता की हैसियत से बस हम इतना ही कह सकते हैं कि हाँ, संभव है कि वो चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। जफर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है आप। आजम भाई को बहुत अंदर की अपडेट्स आ गई हैं कि कहाँ से लड़ेंगे। चलिए आजम भाई, मुबारक हो आपको वहां से हार आपकी पहले एडवांस में ही। तो अब उसके बाद आते हैं कि आपने बोला कि मुसलमानों के अलंबरदार सो कॉल्ड आपके मौलाना अखिलेश यादव, अब तो तत्कालिक मौलाना अखिलेश यादव ही हैं। रमजान निकल जाने के बाद नवरात्र में उनको ऐलान करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के पुराने अभिनेता वो सनातन पे इतना कुछ कह चुके, सनातनी तो वैसे ही आपको ढकेल के बता ना जाने किस नजरिए से देखते सनातनी की, तो आप बात ही मत कीजिए। और न सनातन ये शब्द आप लोग पे अच्छा भी नहीं लगता कि आप सनातन के किसी प्रकार से पक्षधर है कि नवरात्र की आप बात करें, शुभ दिन की बात करें, ये सब आप लोग को शोभा नहीं देता है। आपकी पार्टी तो वो है जो रामचरितमानस से लेकर राम तक पे उंगली उठाती है। अब आपने बात की थी मुस्लिमों की बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा ही एकलौती ऐसी पार्टी पूरे देश में है जो हकीकी तौर पे मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात कर रही। आपने सिर्फ बात किया कि मुसलमानों की। छोटा सा आजम भाई देखिए, दिस इज नॉट अ वे टू टॉक। नहीं, मैं आपके बारे में बोलता हूँ। चलिए एक एक करके फिर आ जाऊंगा आपके पास। आजम भाई उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आजम भाई, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में एजुकेशन हब में आगे बढ़ने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। आप बता रहे थे कैबिनेट में वो केंद्र में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कार्यकाल खत्म हुआ, शायद आपकी नॉलेज में होगा, शायद हो सकता है आप क्या कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितने दिन हो गया खत्म हुए? नहीं, उसमें आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में काम नहीं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं। अरे फिलहाल तो कोई नहीं है ना जफर भाई, फिलहाल तो कोई नहीं है ना। फिलहाल अल्पसंख्यक समुदाय से आदरणीय स्मृति ईरानी है ना, वो अल्पसंख्यक समुदाय से कि खाली मुसलमान होगा, वही अल्पसंख्यक होता है क्या? जैन नहीं होता, पारसी नहीं होता है, ईसाई नहीं होता है, सिख नहीं होता है। अब और इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है इकबाल सिंह लालपुरा, वो सिख समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की अशफाक सैफी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पसमानदा में समुदाय से आते हैं। इसके बाद की डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद मदरसा बोर्ड से आते हैं, चेयरमैन है, वो भी मुसलमान समुदाय से आते हैं। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड आपको मालूम ही होगा, शिया वक्फ बोर्ड का नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तमाम चीजें जहां पे मुसलमानों को दायित्व देना चाहिए था, यकीनन मुसलमानों को वहां दायित्व दिया गया है। और रही बात विधायक सांसद की, जिस वक्त उस तरह से उस विचारधारा के साथ मुसलमान जब हमारे साथ जुड़ने लगेगा तो पहला मुस्लिम उम्मीदवार भी जाफर नकवी होगा जो आपके साथ टीवी में बैठा है, क्योंकि जाफर नकवी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति को उसी तरह समाज के बीच ला रहा है जिस तरह से वास्तविक तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चाहा, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने चाहा कि तमाम उन मुसलमानों को जिनको आपने ठगा है, जिनका आपने शोषण किया है, आज उस मुसलमानों को मोदी पे यकीन सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोदी ने जो कहा है वो जमीनी तौर पे उन मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। आवास योजना आती तो मुसलमानों को आवास ज्यादा मिलते हैं, राशन की बात आती तो राशन मुसलमान भी लेता है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड की बात मुसलमान लेता है, किसान सम्मान निधि लेता है मुसलमान लेता है। तो इस प्रकार से तमाम नियत और नीति भारतीय जनता पार्टी की उसी तरह से तमाम मुसलमानों के बीच आई है और मुसलमानों को अब ये यकीन है और उनके साथ वो हौसला, वो विश्वास जिंदा है, क्योंकि मोदी ने मुसलमानों का कहीं पर भी विरोध नहीं किया। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है। आज देश की मुसलमान महिलाओं के पास जाइए और सवाल कीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। और ये क्लीन उनका एक सवाल आपने जवाब नहीं दिया, आप अच्छी चीजें बता रहे हैं, लेकिन 543 सांसदों में एक टिकट तो बनता था भाई साहब। सुनिए, ये एक टिकट तो बनता था। इतनी बातें जफर भाई आपने बता दी कि पहला प्रत्याशी मैं होऊंगा, मैं कह रहा हूं आप ही को मिल जाता। चलिए गाजियाबाद में आप ही को मिल जाता, मैं कह रहा हूं, या हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ जफर नकवी लड़ते। हम लोग यहाँ
एक टिकट तो मिल सकता था ना, इतना सब कुछ देने के बाद एक टिकट। मिलेगा, यकीनन मिलेगा। और जब तक नेतृत्व के हम उस आधारशिला पे भी नहीं पहुंच पाए, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को कि अभी मुस्लिम आइडियोलॉजीज पे हम उस तरह से जो इन्होंने दिमागों में हमारे जंग भर रखे हैं ना भाजपा के खिलाफ, अभी हम उसको मिटा रहे हैं। और यकीनन अभी हमने निकाय चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारे, क्या उनको हमने नेतृत्व का क्षमता नहीं दी? हम कोशिशें कर रहे हैं, उसी हिसाब से विधायक सांसद भी आएंगे और इस देश के नेतृत्व में विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेतृत्व करके दिखाएंगे। विशाल जी, जल्दी फाइनल कमेंट, क्योंकि अब टाइम कम बचा विशाल है। जी, आजम एक भाई, तरफ ये कहते हैं कि भाजपा मोदी और योगी जी के नाम पे चुनाव जीतती है, तो क्या किसी मुस्लिम समाज को ये टिकट दे देंगे तो वो मोदी और योगी के नाम पे चुनाव नहीं जीतेगा? या तो ये कहना बंद है कि मोदी है मुमकिन है, या तो ये टिकट दे दें उसे, वो जीत के संसद में चला जाएगा। हमने अगर 111 हमारे पास विधायक है, 33 एमएलए हमने मुस्लिम बनाए हैं, तो ये समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। हमने 60 मंत्री थे हमारे पास, 15 हमने कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाए थे, तो ये हमने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। ये जब एक बार कहते हैं कि हमने एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर दिया है, तो कुरान और कंप्यूटर की हकीकत सुन लीजिए विशाल जी। 6 सालों से इन्होंने आधुनिक मदरसा टीचरों की तनख्वाह नहीं दी है। 6 सालों से जो आधुनिक मदरसा टीचर है, जिसमें भी मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों से वो टीचर आते हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज के टीचर भी नहीं है, उनकी तनख्वाहें इन्होंने नहीं दी है। और ये कहते हैं कि हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। यानी इनकी जो बातें हैं और जो जमीनी हकीकत है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल ये गैप है, ये कैसे भरेगा इस पर भी डिबेट करेंगे, लेकिन फाइनल कमेंट में लूंगा प्रमोद जी से। आजम भाई, समय कम है मेरे पास, मैं सीधे फाइनल कमेंट लूंगा प्रमोद जी, फिर डिबेट क्लोज करूंगा। प्रमोद सर, जो ये बात मुस्लिम की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट क्यों नहीं देती या उनका समुचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, वास्तविकता देखिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी बात करती है और इस देश की और इस प्रदेश की विडंबना कह लीजिए या जो भी चाहें आप कह लें, कि स्थिति ये है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर और जातिगत आधार पर प्रदेश में जो कबीले के टाइप में जो राजनीति हो गई है, उस लिहाज से मतलब अभी मुसलमानों को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा, मुसलमानों को भी अभी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं हुआ है कि वो उनके हितों की रक्षा कर सकती है या करेगी। एक परसेप्शन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। शायद वो गलत भी हो, लेकिन अब वो एक परसेप्शन चूंकि बन गया है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी फिर उसी सनातनी राजनीति के हिसाब से, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो फिर सीट जीतने के लिए अपने समीकरण बैठाती है। अब आप देख लीजिए कि वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा ने वहाँ 6 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, तो वो एक वोट काटने की राजनीति वहाँ शुरू हो गई, जबकि उसको मालूम है कि वहाँ उसका अपना क्या लटू पतरा है। बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग सबकी सोच है मुसलमानों को लेकर। मुझे लगता है जिस दिन ये बदलेगी सारी पार्टियों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद सर हमसे जुड़ने के लिए। आज नहीं कल होगा ये। बिल्कुल जफर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आजम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे परिवार है तो भरोसा है। लगातार समाजवादी पार्टी में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। अब बदायूं सीट से आदित्य यादव को टिकट दिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं, ऐसे इटकले, ऐसी चर्चाएं बाजार में है, क्योंकि शिवपाल यादव इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। वो लगातार हर मंच से आदित्य यादव को टिकट देने की बात कर रहे हैं। अभी औपचारिक पुष्टि उसकी नहीं हुई है, लेकिन फिर वही सवाल लगातार विपक्षी दलों से पूछा जा रहा है, जो पक्ष के लोग हैं वो, कि भाई घूम फिर के टिकट जब अपने ही परिवार को देना है तो एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते हैं। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देख रहे हैं केवीज़ इंडिया। नमस्कार।